एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर प्री बोर्ड्स? इफ़ यस, बहुत उम्दा बच्चों. इफ़ नॉट, you need not worry. We are starting revision classes for everyone, starting from history, that too Indian history. एक English philosopher ने बोला है, those who did not study history are doomed to repeat it. मतलब जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी वह हिस्ट्री रिपीट कर देते हैं. तो रिपीट करने से अच्छा है पढ़ ही लेते हैं भाई. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया. इसमें हमने मेन 4 टॉपिक्स में ही डील करना है. सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इसमें हम सत्याग्रह देखेंगे, रॉलेट एक्ट देखेंगे, फिर एनसीएम देखेंगे. फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है स्वराज पार्टी. इसमें हमने साइमन कमीशन, वेग ऑफर देखेंगे, डोमिनियन स्टेटस वाला, सॉल्ट मार्च या फिर सीडीएम. एंड द लास्ट वन इज़ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. तो ये हम 4 टॉपिक मेन डील करने वाले हैं. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले है हमारा इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आवर फर्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो 1914 में शुरू हुई और 1918 में ख़त्म हुई. यह वॉर सेंट्रल पावर्स और अलाइज के बीच में थी. सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की. और अलाइज में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड जापान. इसे द ग्रेट वॉर भी बोला जाता है. और ब्रिटेन की साइड से ब्रिटिश इंडियन आर्मी लड़ रही थी विद 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स. तो इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या पड़ा. अब इतने ज़्यादा सोल्जर्स हैं तो डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली बात है इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इसको पूरा कैसे करना है? वॉर लोन से लोन्स लेने हैं. रेजिंग कस्टम ड्यूटीज़ रेज कर दी गई और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड. और इसके बाद प्राइजेस इंक्रीज, डबलिंग बिटवीन 1913 और 1918 के बीच में प्राइजेस डबल हो गए. इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में. एंड थर्ड वन इज विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करी गई. अभी कोई रिक्रूटमेंट करता ही नहीं है, पहले तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी चलती थी. चलो. फोर्थ था एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड अकम्पनीड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. ये था स्पेनिश फ्लू तो आया ही आया और शॉर्टेज भी हो गई फूड की. अब ये शॉर्टेज क्यों हुई? शॉर्टेज हुई क्योंकि सारा फूड था वो वर्ल्ड वॉर 1 में सप्लाई हो गया. तो देखिए फटाफट देखते हैं 4 इम्पैक्ट्स क्या क्या थे. सबसे पहले इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, राइज इन प्राइजेस, villagers were called upon to supply soldiers and there was acute shortages of food. ठीक है, ये impact. The next topic is Mahatma Gandhi returned from South Africa. Mahatma Gandhi returned from South Africa. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. He had came from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह. सत्याग्रह का मतलब है सत्य प्लस आग्रह, मतलब follow the truth, the power of truth and the need to search for the truth. Physical force was not necessary to fight the oppressor. oppressor का मतलब है जालिम. Without being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle. आपने भी सत्याग्रह ही फॉलो करना है, सत्य का साथ देना है, लड़ना नहीं है और पढ़ाई पे ध्यान देना है. Gandhiji believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. इम्पॉर्टेंट लाइन है ये. गांधी जी की फिलॉसफी थी या गांधी जी की सोच थी कि ये वाला धर्मा सत्याग्रह ऑफ नॉन वायलेंस पूरे भारत को एक कर देगा. ठीक है. सत्याग्रह मूवमेंट्स.
सत्याग्रह मूवमेंट्स। गांधी जी की 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स बड़ी फेमस है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, फिर अहमदाबाद। चंपारण सत्याग्रह इंडिगो से रिलेटेड है, इंडिगो प्रोडक्शन से, जिसमें इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो अपने फार्म में 3/20th पार्ट में इंडिगो ग्रो करेंगे। और हुआ ये कि जर्मन डाई बड़ी फेमस डाई है और कंट्री में एक्सपोर्ट करी जाती थी, पर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 यह एक्सपोर्ट रुक गया। इंडियन फार्मर्स को बोला कि आपके फार्म्स में हम ये इंडिगो ग्रो करेंगे और विद द फिक्स्ड प्राइस। जो प्राइस है वो उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया, फिक्स प्राइस के साथ। तो इंडिगो का डिसएडवांटेज यह रहता है कि सॉइल की हेल्थ बड़ी डिग्रेड हो जाती है और इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है सॉइल के ऊपर। तो महात्मा गांधी जी को बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने बुलाया। जब गांधी जी को बुलाया तब सब लोग इकट्ठे हो गए। तब ऑफिशियल्स ने ऑर्डर दिया कि यह एरिया खाली कर दिया जाए, नहीं तो सबकी पिटाई होएगी और जेल में डाल दिए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का गांधी जी को बड़ा एक्सपीरियंस था, और गांधी जी ने बोला डाल दो जेल में। तो ऑफिशियल्स को बड़ा झटका लगा कि यह कौन है जो जेल जाने के लिए एकदम तैयार हो गया। तो किसी ने बताया कि ये महात्मा गांधी जी हैं। तो अब उनका नाम तो सुना ही था कि हु इज़ महात्मा गांधी। और ऑफिशियल्स ने अपने ऑर्डर्स कैंसिल किए और एक कमेटी फॉर्म करी जिसमें गांधी जी भी मेंबर थे। और इस मूवमेंट से, इस सत्याग्रह से उनको सक्सेस मिली। वैसे ही जैसे चंपारण में सक्सेस मिला, वैसे सेम खेड़ा में भी गांधी जी को सक्सेस मिला। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको बुलाया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा। और उसके बाद अहमदाबाद में भी जो कॉटन मिल वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था, स्ट्राइक करी थी कि वो उनकी डिमांड थी वेज हाइक, उसमें भी गांधी जी ने सेटलमेंट करवाई और सक्सेस मिला गांधी जी को। तो तीनों ही गांधी जी के मूवमेंट्स, सत्याग्रह मूवमेंट्स एक सक्सेसफुल मूवमेंट्स थे। तो सच्चा व्यक्तित्व अकेले ही सत्य तक पहुंच सकता है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी बोला जाता है, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये पास कर दिया था। और इसमें है नो अपील, नो वकील, ना दलील। ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई वकील मिलेगा, ना कोई दलील सुनी जाएगी। जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तो इंडियन सोल्जर्स वर वेरी मच डिलाइटेड, नॉट इवन इंडियन सोल्जर्स बट अ कॉमन मैन ऑल्सो वॉज डिलाइटेड कि हमें अब कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है, आज़ादी मिलने वाली है। पर हुआ क्या, उल्टा, रिस्ट्रिक्शन ऑन सिविल लिबर्टीज़, उनकी लिबर्टीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई और रिप्रेस कर दी गई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, रोक दिया गया बिल्कुल, और अलाउ कर दी गई डिटेंशन विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए। और इंडिया ने किस तरीके से रिएक्ट किया, इंडियंस ने रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, दुकानें बंद कर दी गई, रेलवेज और टेलीग्राफ डिस्टर्ब कर दिए गए। और हुआ क्या कि लोकल लीडर्स को भी उठा लिया गया गवर्नमेंट द्वारा। और महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली एंड पोस्ट ऑफिसेज, बैंक्स, रेलवेज वर अटैक्ड और मार्शल लॉ लग गया अमृतसर में। जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ऑन 13th अप्रैल 1919। ये इंसिडेंट शायद ही कभी बोला जाए पंजाब की हिस्ट्री में या फिर इंडियन हिस्ट्री में। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था पंजाब में। उसके बाद वैसाखी वाले दिन लार्ज क्राउड गैदर्ड इन एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग to attend बैसाखी फेयर अमृतसर में। Many people were unaware of the martial law imposed. General Dyer entered the area, blocked the exit points,
and opened fire on the crowd, killing hundreds. Government responded with brutal repressions, humiliated people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, crawl on the streets. Crawling streets भी बोला जाता है इन्हें, जहाँ पे सत्याग्रहीज या फिर कोई नॉर्मल इंसान वहाँ पे जब जाता था, नॉर्मल इंडियन जाता था, तो उसको क्रॉल करके या फिर अपनी नोज़ रब करके जाना पड़ता था. तो ये सबको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट को कोल्ड ऑफ कर दिया. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. और नेक्स्ट अब क्या होगा? गांधी जी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, बट this can only happen when Hindu Muslim join together. Khilafat Committee was formed in Bombay, March 1919. Muhammad Ali and Shaukat Ali come in front to launch movement together. At Calcutta session of Congress in September 1920, Mahatma Gandhi convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as well as for Swaraj. Non-cooperation movement. How could non-cooperation become a movement? It began with surrender of titles which were awarded by the British government. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का टाइटल रिटर्न कर दिया था इन द प्रोटेस्ट ऑफ पॉलिसी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड स्कूल्स. बॉयकॉट फॉरेन गुड्स. और फिर भी अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन यूज़ करती है तब हम फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू कर देंगे. ये गांधी जी का मानना था. द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921 को ये मूवमेंट शुरू हो गया और वेरियस सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि किसान लोगों ने, जो शहर में रहते थे लोग उन्होंने, आदिवासियों ने, सब ने पार्टिसिपेट किया. और सबके लिए स्वराज का मतलब अलग था. सबके लिए स्वराज का मतलब अलग था. सबकी अपनी एस्पिरेशंस थी. तो जो मूवमेंट शहरों में या सिटीज़ में या टाउन्स में शुरू हुई, उन्होंने वहाँ पे लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज, और लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया. फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया. लीकर शॉप्स पिक्टेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न. लीकर शॉप्स पिक्टेड मतलब लीकर शॉप्स के बाहर लोग बैठ जाते थे और जो भी कोई लीकर लेने आता था उसको मना करते थे कि आप लीकर मत पिए. मना कर दिया जाता था कि लीकर मत पिए, लीकर सेहत के लिए हानिकारक है. जब आप लीकर परचेज करते हो तो गवर्नमेंट को पैसा जाएगा और जिससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा. और इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स और इंपोर्ट भी बिल्कुल बंद कर दिया गया. और इंडियन मिल्स और टेक्सटाइल्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई. पर थोड़ा टाइम बाद जो मूवमेंट थी वो सिटीज़ में वो बहुत स्लो हो गई. इसका एक मेजर रीज़न ये था कि जो इम्पोर्टेड क्लोथ था वो बड़ा चीप था और अब हमने खादी यूज़ करना शुरू कर दिया था और ये खादी एक्सपेंसिव था. तो मूवमेंट स्लो होने से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ. और क्या हुआ, जो लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ी थी वो दोबारा से अपनी प्रैक्टिसेस ज्वाइन कर ली गई. गवर्नमेंट स्कूल्स फिर खोल दिए गए दोबारा से. और अब देखते हैं कि कंट्री साइड पे लोगों ने इस मूवमेंट को किस तरीके से देखा. द मूवमेंट इन अवध, पेजेंट्स मूवमेंट. अब इन लोगों के लिए, ये पेजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था. सबसे पहले तो अवध है, जो ये है अयोध्या, यूपी.
अब जो ये पेजेंट्स थे, इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था और इसको लीड किसने किया? सबसे पहले तो ये मूवमेंट को जो लीड किया वो बाबा रामचंद्र जी ने किया। रामचंद्र जी ने, जो सन्यासी थे, और मूवमेंट वाज अगेंस्ट तौलकदार्स और एंड लैंडलॉर्ड्स। अब डिफरेंस बिटवीन तौलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ये रेंट्स कलेक्ट करते हैं, ये टैक्सेस किसी एक एरिया से, डिस्ट्रिक्ट से या फिर विलेज से। ये लोग थे, ये वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा रेंट डिमांड कर रहे थे या टैक्सेस डिमांड कर रहे थे ज़्यादा। तो पेजेंट्स ने क्या डिमांड किया? पेजेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार, और इनको नाई धोबी बंस मूवमेंट भी बोला जाता है। नाई धोबी मूवमेंट्स, नाई बाल काटने वाला, धोबी कपड़े धोने वाला। नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत्स टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन, ताकि इनको ना बाल काटने की सर्विस मिले और ना ही कपड़े धोने की सर्विस मिले इन लोगों को। बेगार, बेगार ये रहा बेगार। बेगार मतलब टेनेंट्स या फिर लेबर जो अपने मास्टर्स को लाइफ लॉन्ग सर्विस देते थे और बहुत कम अमाउंट ऑफ, जैसे कि इनको बहुत कम पैसा मिलता था और इन्होंने सर्विस देनी थी लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है औद किसान सभा वॉज सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू जी ने। एज द मूवमेंट स्प्रेड, द हाउसेज ऑफ तौलकदार्स मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड। इस तरीके से इन पेजेंट्स ने रिएक्ट किया। अब देखते हैं जो ट्राइबल मूवमेंट थी, ट्राइबल पेजेंट्स मूवमेंट, इनके लिए ये जो स्वराज था इसका क्या मतलब था। अब जो ये आदिवासीज थे इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था और इनके साथ क्या मिसहैपनिंग हो रही थी, क्या किस वजह से इन्होंने ऐसा रिस्पॉन्ड किया। तो गुंदम हिल्स में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे मिलिटेंट गरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो गई। ये मूवमेंट स्प्रेड करी अलूरी सीताराम राजू जी ने। और इस मूवमेंट को स्प्रेड करने का एक रीज़न था, वो मेजर रीज़न ये था कि आदिवासी लोग क्या डिमांड करते हैं। वो लोग यही डिमांड करते हैं कि हमें जंगलों में जाना पड़े, जंगलों में जाना है और वहाँ से फल फ्रूट लेने हैं और वापस आ जाना है। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी ये जो बेसिक सी नीड थी उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, फॉरेस्ट लॉज इम्प्लीमेंट कर दिए, जिसमें ये आदिवासियों को या ट्राइबल पर्सन्स को एंटर करने से फॉरेस्ट में रोक दिया जाता था। British government restricted tribals from entering the forest to graze cattle or collect fruits. New forest laws were made which were threat to peasants' livelihood. और इस मूवमेंट को मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट भी बोला गया। इस गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो लोग भालू बन जाते थे या कुछ भी। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब है कि इरेगुलर सोल्जर्स जो स्मॉल ग्रुप्स में किसी से फाइट करते हैं और उनके पास जो वेपन्स होते हैं वो तीर कमान जैसे भाला या स्टिक्स, इसके थ्रू वो फाइट करते हैं। और पर्सन्स लेडेड अलूरी सीताराम राजू claim to have special powers. He can heal people and even survived bullets. ये वहाँ के लोगों का मानना था, पता नहीं अब इसको अंधविश्वास कहें या क्या कहें। और पर ये जो अलूरी सीताराम राजू जी थे, he was inspired from Mahatma Gandhi, but at the same time he asserted that India can be liberated only by the use of force. इनकी सोच ऐसी थी, पर महात्मा गांधी जी की सोच ये नहीं थी। महात्मा गांधी जी की सोच ये थी कि हमने नॉन वायलेंस के थ्रू लिबरेट होना है। तो बहुत सारी जगह इन्होंने अटैक भी किया राजू जी ने। ही अटैक्ड पुलिस स्टेशंस एंड कैप्चर्ड इन 1924 एंड एग्जीक्यूटेड। तो फाइनली इनको पकड़ा गया 1924 में और एग्जीक्यूट कर दिया गया। स्वराज इन द प्लांटेशन। अब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था? स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन
एज पर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो वर्कर्स थे, जो लोग चाय या फिर कॉफ़ी ग्रो करते थे असम में, वो लोग भी बड़े डिससेटिस्फाइड थे, ब्रिटिशर्स थे। तो जब उन्होंने एनसीएम के बारे में सुना या कहीं से पता लगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है हमारे इंडिया में, तब उनको यकीन हो गया कि हम लोग आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे। और पर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था वो ये कहता था कि कोई भी वर्कर फील्ड को नहीं छोड़ सकता परमिशन लिए बिना। तो जब उनको पता लगा कि एनसीएम स्प्रेड हो गया और उनको आज़ादी मिलने वाली है, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने अथॉरिटीज़ को डिफाई कर दिया और उनको लग रहा था कि गांधी राज आ रहा है और एवरीवन वुड बी गिवन देयर ओन लैंड इन द विलेज एंड दे हेडेड टूवर्ड्स होम। तो पर क्या हुआ, जब वो रास्ते में थे तो रास्ते में जहाँ ट्रेन रुकी तो वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ लिया और खूब पिटाई करी। तो while on the way they were beaten by the police and the vision of these movements were not defined by the Congress program। और ये मूवमेंट काफ़ी जगह चली, काफ़ी जगह फेमस भी हुई ये मूवमेंट। पर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ गोरखपुर में, जहाँ पे लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, पर वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। तब जब गांधी जी को पता लगा इस इंसिडेंट के बारे में, तो गांधी जी ने हॉल्ट लगा दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहीं पे बंद हो गई।